हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज़ को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़। जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और जो एनसीईआरटी के बाहर है उसमें हम उसका नेम और कॉजेटिव एजेंट के बारे में पढ़े, जैसा कि हमने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी में वायरल डिजीज़ में दिया है, एक एड्स दिया है और एक कॉमन कोल्ड के बारे में, और बाद में जो वायरल डिजीज़ें हैं उनका नाम और कॉजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, उतने में ओवर हो जाएगा। इस लेक्चर में सिर्फ हम हमको वायरल डिजीज़ के बारे में बताएंगे, ऐसे डिजीज़ जो वायरस से होते हैं। तो वायरल डिजीज़ में दो ही डिजीज़ ऐसा है जो एनसीईआरटी में कंप्लीट बताया है, एक है एड्स, दूसरा है कॉमन कोल्ड। एक एड्स है और एक कॉमन कोल्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं एड्स के बारे में। एड्स सबसे पहले इसका तो फुल फॉर्म ही आना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही आना चाहिए। एक्वायर्ड मतलब होता है अचीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जन्म के बाद जो डिजीज आपके पास जो आती है उसे कहते हैं अचीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम। सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ऐसा डिजीज जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम अचीव होती है उससे ग्रुप ऑफ सिम्टम अपीयर होते हैं। ग्रुप ऑफ सिम्टम अपीयर होते हैं जिससे इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है, उसे कहते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी। उसके बाद देखते हैं इसमें इसके बारे में एक लाइन बोला जाता है, इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड नॉट कॉन्टाजियस। मतलब न एक कॉन्जेनाइटल है न एक कंटाजियस है। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात, ये ऐसी बीमारी है जन्मजात, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं हो सकती है बीमारी। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन बीमारी अपीयर जन्म के बाद ही होगा, तो कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। कंटाजियस मतलब छूने से नहीं फैलता है, छुआछूत से ही नहीं फैलता। कॉन्जेनाइटल नहीं है, कंटाजियस नहीं है। एक कॉन्जेनाइटल नहीं है और कंटाजियस नहीं है। इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। इसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन को तोड़ के पढ़ाएंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी के अलावा कुछ है ही नहीं। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, कंटाजियस नहीं है, और इसके लास्ट 25 ईयर में लास्ट 25 साल में ही स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड। लास्ट 25 ईयर्स में ही स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड एंड more than 25 million person die। 25 मिलियन पर्सन किल या डाई की मृत्यु हो चुकी। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि जो डिजीज है, जो हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज अभी बताएंगे कौन सा
वायरस होता है, इसलिए वायरल डिजीज। फुल फॉर्म क्या है, डिजीज का नाम है एड्स, फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब अचीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। उसकी वजह से इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है, इसे कहते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी। अगले नंबर पे कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, कॉन्टाजियस नहीं है। कॉन्जेनाइटल मतलब ये जन्मजात नहीं डिजीज होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में या पेट में ये ऐसा डिजीज नहीं हो सकता है, जन्म के बाद ही होता है। कंटाजियस मतलब छुआछूत से नहीं होता है। इसका जो फर्स्ट रिपोर्ट आया था 1981 में, और लास्ट 25 ईयर्स में ये स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इससे 25 मिलियन से ज़्यादा लोग पर्सन अब तक डाई कर चुके हैं। देखिए तो अभी इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में देखते हैं। कॉन्जेनाइटल नहीं है, कंटाजियस नहीं है। उन्नीस सौ इक्यासी में फर्स्ट रिपोर्ट आया था, वायरल डिजीज है। अगले नंबर पे कॉज बाई HIV वायरस। कॉज बाई HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो HIV वायरस होता है इसे कहते हैं रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल RNA प्रेजेंट होता है। रेट्रो वायरस देयर जेनेटिक मटेरियल RNA कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वाले जो वायरस होते हैं उसे रेट्रो वायरस कहते हैं, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है जिसके बारे में साटी बताया है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस। ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस, सबसे पहला पॉइंट क्या बताता है NCERT में, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो उसे भी एड्स हो जाता है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगर कोई मेल या तो फीमेल मल्टीपल सेक्स पार्टनर को रखती है तो उसमें भी एड्स, और वो एड्स पेशेंट है तो उसे भी हो सकता है। इसीलिए सेक्सुअल रिलेशनशिप द्वारा ये डिजीज भी फैलती है, इसलिए इसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। शॉर्ट में से STD।
HIV वायरस से होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक रेट्रो वायरस है जिसके अंदर RNA इज द जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या मल्टीपल सेक्स पार्टनर, मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के साथ या पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कोई रखता है तो उसके द्वारा भी डिजीज फैलता है अगर वो इन्फेक्टेड है तो। इसलिए इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे STD भी कहते हैं। अगले नंबर पर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई एड्स पेशेंट वाला है उसके ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया और दूसरे से कांटेक्ट में आ गया तो उससे भी हो सकता है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड नीडल्स, infected needles used by intravenous drug abusers। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली, जो ड्रग्स एब्यूज कहते हैं, ग्रुप में जो ड्रग्स को इंजेक्शन द्वारा लेते हैं, एक ही इंजेक्शन या एक ही निडल द्वारा सारे आपस में लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्रग। अगर किसी एक में एड्स पेशेंट या HIV का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्टेड निडल द्वारा, अगर किसी इन्फेक्टेड निडल से अगर वो एक ही निडल से अगर यूज कर रहे हैं तो सब में फैल जाएगा। तो इन्फेक्टेड निडल से अगर जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स होते यूज करते हैं उससे भी फैल सकता है। अगले नंबर, मदर से उसके फीटस में या तो उसके इन्फेंट में, मदर को उसके फीटस में या तो इन्फेंट, फीटस में वाया प्लेसेंटा और इन्फेंट में वाया कोलेस्ट्रम ड्यूरिंग द लैक्टेशन। तो क्या क्या बताया, जो एड्स होता है HIV वायरस से होता है, फुल फॉर्म बताया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसका जो एक रेट्रो वायरस है, RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। कैसे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरे नंबर पे मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाना, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से भी ये फैलता है और इसीलिए इसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, शॉर्ट में से STD भी कहते हैं। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा भी फैलता है। इन्फेक्टेड नीडल से जो इंट्रावेनसली ड्रग्स एब्यूजर होते हैं, एक ही नीडल से सारे ड्रग्स वाले एक ही नीडल से जो ड्रग्स लेते हैं उससे भी फैल सकता है अगर उसमें से कोई HIV इन्फेक्शन वाला बंदा है तो। अगले नंबर पे मदर से फीटस में जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में वाया प्लेसेंटा जा सकता है, या जो पैदा हो गया जो इन्फेंट है वाया कोलेस्ट्रम ड्यूरिंग द लैक्टेशन, दूध पिलाने के समय वाया कोलेस्ट्रम द्वारा भी जा सकता है। इतना पॉइंट हमने बताया। देखिए एक पॉइंट और है, NCERT बताती है, नोट, एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेरली टच, मतलब मात्र छू लेने से बीमारी नहीं स्प्रेड होती है, यह स्प्रेड होती है बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज द्वारा। बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज एक्सेप्ट
एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयरली टच एक्सेप्ट बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज। थ्रू बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज। ठीक, मतलब ये टच या फिजिकल कांटेक्ट मेयरली टच से नहीं हो सकता है, सिर्फ ये बॉडी फ्लूइड अगर एक्सचेंज ना हो। अगले नंबर पे इसकी प्रोसेस को हम बताएंगे जैसे एनसीईआरटी में समझाया है कि वायरस को लेके जो फिगर द्वारा है उससे हम समझाएंगे। इतना देखिए, एक छोटा सा और पॉइंट है उसे बता दें तब इसकी फिगर को समझाते हैं। जैसे एंट्री ऑफ पैथोजन से लेके एंट्री ऑफ पैथोजन से लेके फर्स्ट लैब डिटेक्शन, एंट्री ऑफ पैथोजन से लेके फर्स्ट लैब डिटेक्शन या एंट्री ऑफ पैथोजन से लेके फर्स्ट सिम्टम अपीयर, मतलब जब पैथोजन की एंट्री होती है उसके बाद जब आप पहली बार लैब में डिटेक्शन कराते हैं आफ्टर 2 to 12 वीक में, 2 to 12 वीक्स में जब आप फर्स्ट लैब डिटेक्शन कराते हैं या पहली बार जो सिम्टम अपीयर होता है फर्स्ट सिम्टम अपीयर, ये लग जाते हैं 5 to 10 ईयर्स, जिनको एक टर्म दिया जाता है। पहली बार जो लैब में डिटेक्शन से कराया जाता है एंट्री ऑफ पैथोजन से, बहुत सारा है, इसे कहते हैं विंडो पीरियड। और पहली बार सिम्टम जो अपीयर होता है 5 से 10 साल लग जाते हैं, फर्स्ट सिम्टम अपीयर कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कंप्लीट, जो अभी तक पिछले पढ़ा कि एंट्री ऑफ पैथोजन से लेके पहली बार अगर लैब में हम डिटेक्ट करा रहे हैं तो उसे कहते हैं विंडो पीरियड। 2 to 12 वीक्स के अंदर ऐसा डिटेक्शन कराते हैं तो थोड़ा स्क्रीन में दिखाई देता है। उसके बाद अगर फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है वहाँ तक के पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद जो एनसीईआरटी में फिगर बता के समझाया है उसको हम बोर्ड पे बना के समझाएंगे कैसे क्या होता है, कैसे इन्फेक्ट करता है वायरस ह्यूमन के सेल को या ह्यूमन बॉडी को। तो है HIV वायरस। HIV वायरस का ये फिगर है। HIV वायरस में सबसे जो बाहर की जो लेयर है वो लिपिड बाई लेयर की है। उसके बाद इंटर करते हैं तो ये आउटर प्रोटीन कोट, ये वाला इनर प्रोटीन कोट। उसके बाद जो ये रेड वाला है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है 120 नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 GP120। और जो ग्रीन वाला है GP41। ब्लू कलर का है एंजाइम है इंटीग्रेज, जो मॉलिक्यूलर गम जोड़ने का काम करता है। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अभी इनका मतलब बताएंगे इसका क्या नाम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। बच गया ये ब्लैक वाला, ये है प्रोटीएज। प्रोटीएज कितना समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं हमने बताया लिपिड बाइलेयर के सबसे बाहर का लेयर है। उसके बाद जो रेड कलर का है निकला हुआ है वो GP120, जो ग्रीन कलर का है GP41। उसके बाद आता है आउटर प्रोटीन कोट, फिर इनर प्रोटीन कोट। सबसे अंदर जब जाते हैं तो ये मिलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर इंटीग्रेज, फिर प्रोटीज और 2 आइडेंटिकल सेट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलता है। देखिए ये है ह्यूमन बॉडी का एनिमल सेल, जो ह्यूमन बॉडी का एक सेल है एनिमल सेल। और उसका जो बाहरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या करता है ये वायरस अपने सिंगल स्टैंडर्ड RNA को
ह्यूमन के एक सेल में इंटर करा देता है, इन्फेक्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ CD4 रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल पे। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, इतना नहीं पूछा जाता लेकिन रिसेप्टर पूछा जाता है, CD4 रिसेप्टर। ये अपना सिंगल स्टैंडर्ड RNA इंटर कराता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, टू सेट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA इंटर कराता है। अच्छा, इंटर करा लिया, उसके बाद एंजाइम लगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उल्टा दिखा दिया जाता, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा तो बन गया सिंगल स्टैंडर्ड DNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA पे एंजाइम लगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बन गया सिंगल स्टैंडर्ड DNA। उसके बाद इसका हुआ रेप्लिकेशन, बन गया डबल स्टैंडर्ड DNA। अभी यह वाला जो एनिमल का खुद का जेनेटिक मटेरियल है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर है, ये है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। यहाँ हुआ है रेप्लिकेशन, आराम से समझेंगे चीजें। ये है ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। उसमें आके ये जो वायरल वाला जेनेटिक मटेरियल है DNA, इंटर कर जाता है। इंटर कर जाता है। अब जैसे जैसे इसके DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी के साथ वायरस का जो DNA है वो भी ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, मदद करता है ना, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है और mRNA बनाता है और आता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। mRNA आता है साइटोप्लाज्म, फिर यह RNA में होता है ट्रांसलेशन, साइटोप्लाज्म में ही बन जाता है प्रोटीन, और जो प्रोटीन बनता हो वो है इनएक्टिव प्रोटीन कोट बनता है। अब देखिए एक बार और समझिए, वायरस का जो DNA डबल स्टैंडर्ड DNA ऑर्गेनिज्म में जो खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है उससे जाके अटैच हो जाता है। जब इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है RNA बनता है, RNA आता है साइटोप्लाज्म में, उसमें उसका भी है, उसके बाद होता है ट्रांसलेशन, तो बनता है इनएक्टिव प्रोटीन कोड। इनएक्टिव प्रोटीन कोड पे लगता है प्रोटीएज, यहाँ पे प्रेजेंट प्रोटीएज, ये बन जाता है एक्टिव प्रोटीन कोड, फिर एक्टिव ये प्रोटीन कोड बना। अच्छा, बहुत सारे RNA साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन हुआ है जेनेटिक मटेरियल का DNA से RNA, तो बहुत सारे RNA साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। अब प्रोटीन कोड एक्टिव हो गया है, एक्टिव प्रोटीन कोड है, तो ये जाके RNA को कवर कर लेते हैं और बहुत सारे वायरसेस का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार। अब ये न्यू वायरसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, ये है न्यू वायरस। तो ऐसा लगता है कि ह्यूमन की खुद सेल है जो वायरस को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें अपना खुद जो जीनोम है वायरस जाके अटैच कर लिया। जैसे जैसे एक्सप्रेशन हो रहा है उसका भी नंबर बढ़ रहा है, उस पर प्रोटीन कोट आके नया वायरस का फॉर्मेशन कर ले रही है। ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन का सेल ही प्रोड्यूस कर रही है नया वायरस, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इस सेल को, जो मैक्रोफेज नाम की सेल को कहते हैं HIV फैक्ट्री, क्योंकि बहुत सारे HIV वायरस का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं HIV फैक्ट्री।
अब ये न्यू वायरसेस जो हैं आते हैं ब्लड में, अब ये अटैक करते हैं ब्लड में आते हैं और अटैक ऑन टी हेल्पर सेल। वायरस ब्लड में आते हैं, ब्लड में आने के बाद अटैक ऑन टी हेल्पर सेल। उसके बाद क्या करते हैं, बस्टिंग ऑफ टी हेल्पर सेल, बस्टिंग ऑफ टी हेल्पर सेल। ये तो हो गया जब वो इन्फेक्ट कर दिया, इतना सारा चीज कर दिया। अगर नॉर्मल टी हेल्पर काउंट निकालें, नॉर्मल टी हेल्पर काउंट, अगर हम नॉर्मल टी हेल्पर काउंट निकालें तो आता है 900 गुणे 10 पे घाते 9, 900 गुणे 10 पे घाते 9, 910⁻⁹। और जब बस्टिंग ऑफ टी हेल्पर सेल होता है तो इसका नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। बस्टिंग ऑफ टी हेल्पर सेल की वजह से सिग्निफिकेंटली नंबर रिड्यूस होकर 200 to 10⁹ हो जाता है। मतलब सिग्निफिकेंटली reduce या significantly reduction the number of T helper cell। और इस नंबर का सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने की वजह से शरीर में बहुत सारे सिम्टम अपीयर होते हैं, उसके सिम्टम को देखेंगे। अच्छा, इसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने के बाद, सिग्निफिकेंटली रिडक्शन होने के बाद टी हेल्पर सेल में बहुत सारे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। इसे कहते हैं फुल ग्लोन ऑफ एड्स। फुल ग्लोन ऑफ, इतना देखिए कचरा हो जाएगा ना इधर से। अब सिग्निफिकेंटली रिडक्शन इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल की वजह से बहुत सारे सिम्टम बॉडी में दिखाने लगते हैं, जिसे कहते हैं फुल ग्लोन ऑफ एड्स या एड्स से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। अब सिम्टम देखते हैं, क्या क्या लक्षण आने लगते हैं बॉडी में। सबसे पहले swollen lymph node, lymph node में swelling आना शुरू हो जाता है। swollen lymph node, weight loss, repeated episodes of डायरिया, बार बार डायरिया दस्ता आने लगता है, वेट लॉस हो जाता है। बाउट्स ऑफ फीवर, swollen lymph node, वेट लॉस होता है, रिपीटेड एपिसोड ऑफ डायरिया एंड बाउट्स ऑफ फीवर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब टी हेल्पर काउंट जब बहुत कम हो जाता है, टी हेल्पर काउंट हो जाता है, तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। वीक इम्यून सिस्टम, तो
तो इनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे पैथोजन का जो एक्सपोजर होने लगता है। जितने भी पैथोजन होते हैं, छोटा छोटा पैथोजन, बड़ा से बड़ा पैथोजन, सब इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम टीबी वाले जो बैक्टीरिया हैं वो भी इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स है जैसे टैक्सोप्लाज्मा, टैक्सोप्लाज्मा गोदी, जिसे इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, ये भी प्रोटोजोन इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। माइकोबैक्टीरियम एवियम या माइकोबैक्टीरियम टैक्सोप्लाज्मा जो एक प्रोटोजोन है। वायरसेस बहुत सारे, फंजाई, बैक्टीरिया, मतलब जितने भी हैं सब इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इनका अटैक होना शुरू हो जाता है। अब बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं। माइकोबैक्टीरियम टैक्सोप्लाज्मा वायरस फंजाई बैक्टीरिया आर अटैक द पेशेंट बॉडी। swollen lymph node, weight loss, repeated episode of diarrhea, bouts of fever। नंबर कम हो जाने की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो बहुत सारे पैथोजन इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियम, टैक्सोप्लाज्मा गोदी, इंसेफ्लाइटिस का। माइकोबैक्टीरियम टीबी कॉज करता है, वायरस फंजाई बैक्टीरिया पेशेंट के बॉडी पे एक्सपोजर करना शुरू कर देते हैं। अब उसके कुछ टेस्ट हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कुछ टेस्ट हैं जिसमें वाइडली यूज होता है। टेस्ट वाइडली यूज एलिजा, यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, नॉट कन्फर्मेटरी, एक स्क्रीन टेस्ट है। एलिया मतलब फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनो सार्वेंट एसे। वाइडली यूज्ड एलिजा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होता है। और जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट ये पूछा जाता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट वाइडली यूज एलिजा होता है, जो स्क्रीनिंग के लिए जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एसे। और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स या थेरेपी, वही हुआ ड्रग्स। कन्फर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और स्क्रीन टेस्ट या वाइडली यूज होता है एलिजा। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ओनली पार्शली इफेक्टिव। ओनली पार्शली इफेक्टिव। इसमें जो ड्रग्स यूज करते हैं
प्रोटीन इनहिबिटर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर। मतलब वायरस के अंदर जाए जो प्रोटीन बन रहा है उसी को इनहिबिट कर दें या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर दें, तो उसे रोका जा सकता है। लाइफ को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है इस ट्रीटमेंट से। उनकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं किया जा सकता। इसका कंप्लीटली क्योर नहीं है। और एक कॉकटेल ट्रीटमेंट है, कॉकटेल ट्रीटमेंट। कॉकटेल ट्रीटमेंट का मतलब होता है सभी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देके पेशेंट को दे दिया जाता है। इसके लिए एक आता है हार्ट, नाम है हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसका नाम है, फुल फॉर्म है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अच्छा, इसको तो रोका नहीं, मतलब कंप्लीटली क्योर किया नहीं जा सकता। इसका प्रिवेंशन किया जाता है, मतलब बचाव जितना ज़्यादा किया जाता है वही एक सबसे बड़ा बचाव ही एक तरीका है, कंप्लीटली क्योर नहीं है। इस ड्रग से हम पेशेंट की लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं। ऐसा सब इस सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है और एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो विलेजेस में, गाँव में जा जा के लोगों को अवेयर करते हैं एड्स के बारे में, एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं और फ्री डिलीवरी ऑफ कंडोम को डिस्ट्रीब्यूट कर, जिससे बीमारी कम से कम फैले और अवेयर करते हैं गाँव। 2 संस्थाएं ऐसी हैं। फर्स्ट जो है एक नाको है, दूसरा एक एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है गांव में जाके लोगों को एजुकेट करती है, इस चीज को अवेयर कराती है। अभी एक छोटा सा और डिजीज है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड दो बजने वाला। कॉमन कोल्ड एक ग्रुप, एक है वायरस जिसे कहते हैं रेनो वायरस, उससे होता है। 3 से 7 दिन तक रहता है। तीन से 7 दिन तक रहता है, रेनो वायरस द्वारा होता है। इन्फेक्टेड नोज एंड respiratory passage but not lungs। मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, नॉट लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मतलब एल्वेलाई को नहीं इन्फेक्ट करता है। रेनो वायरस द्वारा 3 से 7 दिन तक रहता है और इन्फेक्ट नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट लंग, मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। इसकी वजह से हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है, फटीग हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, सोर थ्रोट, गले में खराश, टायर्डनेस, हॉरनेस, ये सब चीज़ें आने लगती हैं, हेडेक, नजल कंजेशन एंड नजल डिस्चार्ज, ये सब चीज़ें होने लगती। लिख दें कितना टाइम हो गया। सिम्टम
nasal congestion and nasal discharge. Headache, tiredness, harassment, थकावट, हेडेक, टायर्डनेस, हरारनेस। अगले नंबर पे फटीग, थकावट, सोर थ्रोट, गले में खराश। बस 3 से 7 दिन तक रहता है। एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट हवा द्वारा भी फैलता है। एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा द्वारा भी फैलता है। और इन्फेक्टेड पर्सन की पेन, बुक्स, डोर नॉब्स, ये सब चीज़ें अगर आप स्पर्श में लाते हैं, अटैच करते हैं, तो चीज़ें फैल जाती हैं। अभी चार्ट बना के दे देते हैं पूरा वायरल डिजीज का लास्ट में, जिससे जो बाहर आते हैं वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार है आपका चार्ट। टोटल 15 वायरल डिजीज हैं। 2 डिजीज हमने डिटेल में पढ़ा, एड्स और कॉमन कोल्ड। अब जो डिजीज है वो उसको जो बाहर से पूछा जाता है वो बता दे रहे हैं। एड्स HIV से होता है बता दिया, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है बता दिया, डेंगू होता है अरबो वायरस से, चिकनगुनिया भी जल्दी है टोगा वायरस होता है, एक सॉर्स है जो कोरोना वायरस होता है, नियर अबाउट कोरोना से ही बताया गया सार्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये भी वायरल डिजीज है। पोलियो, पिकारना वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, रेबीज, रबडो वायरस। रेबीज जो है पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है, और जो पेशेंट होता है उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो पानी से बहुत डरता है। ये 2 चीज़ें याद रखते हैं। रेबीज रेबडो वायरस से होता है, पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है, और वो पानी से बहुत डरता है, उसका लक्षण है हाइड्रोफोबिया। स्वाइन फ्लू H1N1 जो अभी चल रहा है, बर्ड फ्लू H5N1, और इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्जो वायरस, मम्स एंड मीजल पैरामिक्जो वायरस, हेपेटाइटिस एंटेरो वायरस। हेपेटाइटिस भी होता है ना, जनरली हेपेटाइटिस एंटेरो वायरस से होता है, जिसमें आपको डेंगू जो अरबो वायरस, चिकनगुनिया टोगा वायरस, सार्स का फुल फॉर्म, स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1 का अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।